ज्ञान सर एक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास स्रोतों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक बेहद दिलचस्प पुलिंदा है। हम इतिहास के उस जटिल कालखंड की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं जब भारत में गुप्त साम्राज्य, जिसे हम एक स्वर्णिम युग कहते हैं, वो अपने अंतिम पलों की ओर बढ़ रहा था। बिल्कुल। पूरे उपमहाद्वीप में एक तरह की राजनीतिक अस्थिरता थी और हमारा ध्यान आज मुख्य रूप से गुप्तोत्तर काल पर होगा और विशेष रूप से उस महानायक के उदय पर जिसने उस बिखरे हुए उत्तर भारत को फिर से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, सम्राट हर्षवर्धन और उनका पुष्यभूति वंश। देखिए, आज के इस विश्लेषण का मुख्य मिशन केवल राजाओं की वंशावली या युद्धों के साल गिनाना नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम उन दस्तावेजों के आधार पर ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक विशाल साम्राज्य के पतन के बाद जो खालीपन आया उसे नई क्षेत्रीय शक्तियों ने भरा। हाँ, एकदम सही बात है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे मध्य एशिया से आए खूणों के तूफान ने भारत की सामाजिक और राजनीतिक जड़ों को हिलाकर रख दिया और इन भयानक परिस्थितियों के बीच कैसे एक 16 साल के लड़के ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी कूटनीतिक गूंज सुदूर चीन तक सुनाई दी। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस दौर की आर्थिक बुनियाद से, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में जो बदलाव हो रहे थे, मतलब जो ढांचागत बदलाव थे, वे काफी चौंकाने वाले हैं। व्यापार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा वैश्विक परिवर्तन हो रहा था और उसका सीधा असर भारत पर पड़ना ही था। अब बिल्कुल पड़ना था। देखिए, वैश्विक परिदृश्य में उस समय एक बहुत बड़ी घटना घट रही थी, रोमन साम्राज्य का पतन। सदियों से भारत का रोम के साथ व्यापारिक संतुलन बहुत ही मुनाफे वाला था। भारी मात्रा में सोना चांदी आता था वहां से। हाँ, रोम से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारतीय बाजारों में आती थी। लेकिन जब रोम जैसा विशाल बाजार ही टूट गया तो भारतीय व्यापारियों को मजबूरन नए विकल्प तलाशने पड़े। उन्होंने अपना ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ मोड़ लिया। दिशा ही बदल गई व्यापार की। बिल्कुल। और इस बाहरी बदलाव ने भारत के आंतरिक प्रशासन में एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी। जब विदेशी मुद्रा का प्रवाह कम हुआ तो जाहिर है राजकोष में सिक्कों की कमी होने लगी। और एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए नकद धन की जरूरत तो हमेशा ही होती है। मैं सोच रहा था कि सेनापतियों, मंत्रियों और तमाम अधिकारियों को वेतन कैसे दिया जाए। ये उस समय एक बहुत बड़ा संकट बन गया होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। स्रोतों से पता चलता है कि इसी मजबूरी से एक नई प्रथा का जन्म हुआ, वेतन के बदले भूमिदान। भूमिदान व्यवस्था के दूरगामी परिणाम हुए, जब नकद वेतन के बजाय किसी अधिकारी को एक पूरा गांव या जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया गया कि वो वहां से खुद टैक्स वसूले और अपना खर्च चलाए, तो उस अधिकारी की मानसिकता ही बदल गई। वो अब महज एक कर्मचारी तो रहा नहीं। बिल्कुल नहीं, वो अब उस जमीन का अघोषित मालिक बन बैठा। इसी व्यवस्था ने भारत में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की जड़ों को स्थापित किया। केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी और ये जो स्थानीय सामंत थे वो अपने अपने इलाकों में शक्तिशाली होने लगे। और एक कमजोर होता केंद्र और महत्वाकांक्षी सामंत, ये स्थिति किसी भी बाहरी आक्रमणकारी के लिए एक खुला निमंत्रण होती है। बहुत बड़ा निमंत्रण। और उत्तर पश्चिम की सीमाओं से ये निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया गया। अल्कोन हूणों का आक्रमण भारतीय इतिहास के सबसे खौफनाक अध्यायों में से एक है। सही कहा। ये मध्य एशिया की खानाबदोश और बेहद आक्रामक जनजातियां थीं। हूणों की रणनीति और उनकी फुर्ती ने उस समय के सभ्यताओं को हैरान कर दिया था। उनकी एक शाखा रोम की तरफ भी तो गई थी। हाँ, उनकी एक शाखा ने पश्चिम में जाकर रोमन साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई और दूसरी शाखा ने भारत का रुख किया। शुरुआती दौर में जब स्कंदगुप्त का शासन था तो गुप्त साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोक दिया था। स्कंदगुप्त की वो विजय बहुत ऐतिहासिक थी। लेकिन उनके बाद जो शासक आए वो उस सैन्य कुशलता को कायम नहीं रख सके। बिल्कुल। सामंतवाद के कारण सेनाएं भी टुकड़ों में बंट चुकी थीं और इसी का फायदा उठाकर हूण भारत के भीतर तक घुसपैठ कर गए। ऐतिहासिक दस्तावेजों में तोरमाण और उसके बेटे मिहिरकुल का जिक्र बार बार आता है। तोरमाण ने सत्ता स्थापित की, लेकिन मिहिरकुल के शासनकाल का जो विवरण मिलता है वो बहुत ही उग्र और हिंसक है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मिहिरकुल की क्रूरता केवल राजनीतिक नहीं थी, उसका एक गहरा धार्मिक और वैचारिक पहलू भी था। वो शिव का बहुत बड़ा उपासक था, है ना? हाँ, वो परम शैव था और उसने अपनी कट्टरता में बौद्ध धर्म को सीधा निशाना बनाया। कई दस्तावेजों में साफ लिखा है कि उसने बड़े पैमाने पर बौद्ध मठों और स्तूपों का विनाश किया।
मतलब ये केवल इमारतों को तोड़ना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी विचारधारा और उसके जो आर्थिक केंद्र थे उन्हें नष्ट करने का प्रयास था। हालांकि इस आतंक पर भी आखिरकार लगाम लगी। मालवा के शासक यशोधर्मन और गुप्त वंश के नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को एक निर्णायक युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। और इससे भारत में हुणों की रीढ़ ही टूट गई। लेकिन मिहिरकुल की हार और गुप्त साम्राज्य के पूरी तरह बिखर जाने के बाद एक बड़ा खालीपन आ गया। ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में हर कोई बस अपने लिए एक नया राज्य गढ़ने की होड़ में लग गया था। ये राजनीतिक विखंडन का एक क्लासिक उदाहरण था। सत्ता कई नए केंद्रों में बट गई थी। जैसे पश्चिमी तट पर गुजरात के वल्लभी में मैत्रक वंश ने अपनी जड़ें जमा ली, जिसके संस्थापक भट्टारक थे। हाँ, भट्टारक। और ये राज्य केवल एक सैन्य शक्ति नहीं था। वल्लभी धीरे धीरे शिक्षा और प्रशासन का एक ऐसा केंद्र बन गया जो सीधे नालंदा को टक्कर देने लगा था। ये एक बहुत अहम कूटनीतिक केंद्र भी था, जहां आगे चलकर राजा ध्रुवसेन द्वितीय के समय चीनी यात्री हुएनसंग भी आया था। बिल्कुल। बाद की कूटनीति इतनी पेचीदा थी कि हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का विवाह इसी ध्रुवसेन द्वितीय से किया था ताकि पश्चिमी मोर्चे को सुरक्षित रखा जा सके। वल्लभी के अलावा उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में कन्नौज में मौखरी वंश एक बहुत बड़ी ताकत बन रहा था। इस वंश के संस्थापक हरि वर्मा थे और राजाओं का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसका अंतिम शासक ग्रह वर्मा था। यह नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौखरियों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक विवाह किया। ग्रह वर्मा की शादी थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्री से हुई। इस वैवाहिक गठबंधन को समझना बहुत ही जरूरी है। मैं ये बता दूं कि ये केवल दो परिवारों का मिलन नहीं था। हूणों के बचे हुए खतरे और अन्य क्षेत्रीय दुश्मनों से निपटने के लिए दो उभरती हुई शक्तियों का ये एक रक्षात्मक समझौता था। और उसी समय पूर्वी भारत में एक और खूंखार शासक अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, बंगाल का गौड़ महरेश शशांक। हाँ, जिसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। मिहिरकुल की तरह ही शशांक भी शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। आपको याद होगा, शशांक ने बोध गया में उस पवित्र बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। बाप रे, ये कृत्य महज एक पेड़ काटना तो नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के मनोबल को तोड़ने का एक सीधा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। यहां से बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि इसी उथल पुथल के बीच हम उस राजवंश की ओर मुड़ते हैं जो इतिहास की धारा बदलने वाला था, थानेश्वर का पुष्यभूति या वर्धन वंश। पूर्ण रूपी हिरणों का शिकार करने वाला शेर। क्या बात है। ये साफ करता है कि प्रभाकर वर्धन के समय तक भी हूणों की छोटी मोटी घुसपैठ जारी थी, जिसे उन्होंने पूरी तरह कुचल कर रख दिया था। प्रभाकर वर्धन और रानी यशोमती का परिवार इस सत्ता के केंद्र में था। उनके 3 बच्चे थे, 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राज्यश्री, जिसका विवाह अभी हमने बताया कि कन्नौज में हुआ था। सब कुछ एकदम एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की तरह आगे बढ़ रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस राजवंश पर अचानक से दुखों का ऐसा पहाड़ टूटता है जो शायद किसी भी कल्पना से परे है। एक भयंकर राजकीय त्रासदी शुरू होती है। हाँ, राजा प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ते हैं और उनका निधन हो जाता है। और उस समय की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार रानी यशोमती सती हो जाती हैं। थानेश्वर का सिंहासन अचानक से एक गहरे संकट में घिर जाता है। राजनीतिक गिद्ध तो हमेशा कमजोरियों की ताक में रहते ही हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु की खबर फैलते ही मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शशांक ने एक गुप्त गठबंधन तैयार कर लिया। उनका असली लक्ष्य कन्नौज था। उन्होंने अचानक कन्नौज पर धावा बोल दिया। युद्ध में राज्यश्री के पति ग्रह वर्मा को मार दिया गया और राज्यश्री को उसी के महल में बंदी बना लिया गया। स्थिति की भयावहता का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। वर्धन परिवार ने कुछ ही दिनों के भीतर अपने पिता, माता और दामाद को खो दिया था। और सिंहासन पर बैठे नए राजा यानी बड़े भाई राज्यवर्धन के लिए ये एक बहुत सीधी चुनौती थी। उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी सेना का नेतृत्व किया और मालवा के देवगुप्त पर सीधा आक्रमण करके उसे मार गिराया। ऐसा लगा कि प्रतिशोध पूरा हो गया है और कन्नौज अब मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस सफलता के तुरंत बाद कूटनीति का एक बहुत ही काला अध्याय सामने आता है। बंगाल का शशांक सीधे युद्ध की भारी कीमत जानता था। उसने बल के बजाय छल का सहारा लिया। उसने धोखे से काम लिया। बिल्कुल। कूटनीतिक बातचीत के बहाने उसने राज्यवर्धन को अपने शिविर में आमंत्रित किया।
ये विश्वासघात का एक ऐसा उदाहरण है जहां निहत्थे राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी गई। अब जरा उस 16 साल के हर्षवर्धन की स्थिति की कल्पना कीजिए। मैं तो सोचकर इसे हट जाता हूँ। माता पिता का साया उठ चुका है, बड़ा भाई मारा गया है, बहन कैद से भागकर विंध्य के बीहड़ जंगलों में लापता है, और साम्राज्य के चारों ओर खून के प्यासे दुश्मन खड़े हैं। ये वो पल था जहां एक साधारण इंसान पूरी तरह टूट सकता था। लेकिन 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन का पहला फैसला उनके असली चरित्र की नींव रखता है। उन्होंने साम्राज्य विस्तार या शशांक पर तुरंत हमले के बजाय अपनी बहन को खोजना ज्यादा जरूरी समझा। विंध्य के घने और खतरनाक जंगलों में उनकी वो खोज एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। स्रोतों के अनुसार ये सचमुच समय के खिलाफ एक दौड़ थी। हर्षवर्धन अपनी बहन तक ठीक उस क्षण पहुंचे जब राजश्री अपने सभी दुखों से हारकर अग्नि में प्रवेश करने ही जा रही थी। वो एक बेहद मार्मिक घटना थी। हर्ष ने उसे बचा लिया। हाँ, लेकिन इस व्यक्तिगत बचाव अभियान का राजनीतिक परिणाम बहुत व्यापक निकला। कन्नौज का सिंहासन खाली था क्योंकि ग्रहवर्मा का कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं। इसी कारण हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के साथ मिलकर एक संयुक्त शासन की शुरुआत की और उन्होंने एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला लिया। अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले आए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये केवल एक शहर से दूसरे शहर जाने की बात नहीं थी। भौगोलिक दृष्टि से गंगा के उपजाऊ मैदानों के बीच बसा कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति की नई धुरी बन चुका था। मतलब किसी जमाने में जो रुतबा पाटलिपुत्र का था वो अब कन्नौज ने हासिल कर लिया था। बिल्कुल सही। जिसने कन्नौज पर नियंत्रण कर लिया वो पूरे उत्तर भारत का स्वामी माना जाने लगा। तो राजधानी सुरक्षित करने के बाद हर्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बंगाल में बैठी थी, शशांक। हर्ष अच्छी तरह जानते थे कि शशांक को हराने के लिए केवल सैन्य बल काफी नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बेहतरीन कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने शशांक के ठीक पीछे पूरब में स्थित कामरूप यानी आज के असम के राजा भास्कर वर्मा के साथ एक सैन्य संधि कर ली। हाँ, इस संधि का प्रस्ताव लेकर भास्कर वर्मा का दूत हंस बेड हर्ष के दरबार में आया था। इसे सैन्य रणनीति में पिंसर मूवमेंट या दोहरे दबाव की नीति कहते हैं। अब शशांक बुरी तरह फंस चुका था। बिल्कुल। पश्चिम से हर्ष की विशाल सेना बढ़ रही थी और पूर्व से भास्कर वर्मा का दबाव था। इस भूराजनीतिक चक्रव्यूह के कारण शशांक को आखिरकार बंगाल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि दस्तावेज बताते हैं कि शशांक की मृत्यु बाद में प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन उसके न रहने पर हर्ष ने पूरे गौड़ साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। उत्तर भारत में एक के बाद एक विजय प्राप्त करने वाले हर्षवर्धन के इस अभियान को देखकर दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या इस अश्वमेध के घोड़े को रोकने वाला कोई नहीं था? क्या इस साम्राज्य के विस्तार की कोई सीमा तय होनी थी? विस्तार की वो सीमा साबित हुई नर्मदा नदी। उत्तर भारत के मैदानों में अजेय रहने वाले हर्ष जब विंध्य पर्वतमाला को पार करके दक्षिण की ओर बढ़े तो उनका सामना बदामी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। वो युद्ध बहुत भीषण था। नर्मदा के तट पर लड़े गए इस भीषण युद्ध में हर्ष को एक करारी हार का सामना करना पड़ा और इस ऐतिहासिक घटना का सबसे पुख्ता प्रमाण हमें रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इस हार ने स्पष्ट कर दिया कि हर्ष का प्रभाव क्षेत्र उत्तर भारत तक ही सीमित रहेगा। दक्षिण की ओर रास्ता बंद होने के बाद हर्ष ने अपना पूरा ध्यान उत्तर भारत के सुशासन पर लगाया। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तों के मॉडल पर ही आधारित थी, लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प स्थानीकरण भी देखने को मिलता है। पूरा साम्राज्य कई स्तरों में बटा हुआ था। प्रशासन के विकेंद्रीकरण का यह ढांचा बहुत व्यवस्थित था। मैं समझाती हूँ। सबसे बड़ा हिस्सा भुक्ति यानी प्रांत कहलाता था, जिसका प्रशासन उपरिख के हाथों में होता था, और प्रांतों को विषय यानी जिलों में बांटा गया था। बिल्कुल। और उनका प्रमुख विषयपति कहलाता था। जिलों के नीचे पाठक या तहसीलें थीं और सबसे जमीनी स्तर पर ग्राम यानी गांव की इकाई होती थी। इन दस्तावेजों में रोजमर्रा के प्रशासन से जुड़े कुछ शब्द बहुत ही व्यावहारिक जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए तत्कालीन पुलिस व्यवस्था में जो कर्मचारी थे उन्हें चाट और भाट कहा जाता था। और कृषि के क्षेत्र में भी तकनीकी प्रगति साफ दिखाई देती है। हाँ, सिंचाई के लिए तुला यंत्र का जिक्र मिलता है, जो एक प्रकार का वाटर पंप था। इससे खेती की उत्पादकता में भारी इजाफा हुआ होगा। उपज और जमीन को मापने के लिए भी कुल्यावाप और द्रोणवाप जैसे पैमानों का उपयोग होता था। कर के रूप में उपज का छठा हिस्सा लिया जाता था, जो एक काफी संतुलित व्यवस्था मानी जाती थी।
प्रशासन और युद्ध से हटकर देखें तो सम्राट हर्ष का एक और पहलू है जो इतिहास में विरले ही किसी राजा में मिलता है। वो स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान और साहित्यकार थे। उन्हें कवींद्र की उपाधि से नवाजा गया था। संस्कृत साहित्य में 3 प्रसिद्ध नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। उस बात पर विद्वानों में थोड़ी बहस जरूर होती है कि शायद किसी और कवि ने उनके नाम से ये लिखे हों, लेकिन अधिकांश स्रोत हर्ष की साहित्यिक प्रतिभा की ही पुष्टि करते हैं। उनका दरबार तो जैसे कला और साहित्य की एक जीवित प्रयोगशाला था। बाणभट्ट जैसे दिग्गज उनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी लिखी। हर्षचरित किसी भारतीय राजा पर लिखी गई पहली विस्तृत जीवनी मानी जाती है। और मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। ये पूरा दौर बौद्धिक उपलब्धियों के एक स्वर्ण युग जैसा प्रतीत होता है। और इसी काल की बौद्धिक संपदा से आकर्षित होकर सुदूर चीन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत आया। उस इतिहास में यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की यात्रा महज एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक और कूटनीतिक पुल बन गई। उसने वर्षों तक नालंदा के उस समय के महानतम आचार्य शीलभद्र के सानिध्य में बौद्ध दर्शन की बारीकियां सीखीं। ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ सियूकी में उस समय के भारत का जो विवरण दिया है वो सच में अद्भुत है। एक तरफ वो हर्ष की विशाल सेना और समृद्ध अर्थव्यवस्था का बखान करता है। वो बताता है कि मथुरा अपने सूती वस्त्रों और बनारस अपने रेशम के लिए विश्वविख्यात था। लेकिन दूसरी तरफ वो तत्कालीन न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही आदिम तस्वीर भी पेश करता है। वो लिखता है कि अपराध साबित करने के लिए लोगों को अग्नि या जल परीक्षा से गुजरना पड़ता था। उच्च कोटि के दर्शन और इस तरह की आदिम न्याय व्यवस्था का एक साथ मौजूद होना बहुत ही विरोधाभासी लगता है। हाँ, काफी अजीब है। ये विरोधाभास उस समय के समाज की जटिलता को दर्शाता है। ह्वेनसांग हर्ष के धार्मिक और दानशील स्वरूप का भी चश्मदीद गवाह था। कन्नौज की उस विशाल धर्म सभा का जिक्र तो है ही। बिल्कुल। हर्ष ने कन्नौज में जो धर्म सभा बुलाई थी उसमें ह्वेनसांग को सर्वोच्च सम्मान देते हुए महायान देव की उपाधि दी गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है प्रयागराज में होने वाली महामोक्ष परिषद। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर हर 5 साल में होने वाले इस आयोजन का विवरण किसी को भी हैरत में डाल सकता है। हर्ष वहां पहुंचकर अपने राजकोष का एक एक सिक्का, आभूषण और संपत्ति दान कर देते थे। यहाँ तक कि वो अपने शरीर पर पहने हुए राजसी वस्त्र भी उतार कर दान कर देते और अपनी बहन राजश्री से एक पुराना वस्त्र मांगकर पहन लेते थे। ऐसी परम दानशीलता का उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। इस तरह के आयोजनों से ये स्पष्ट होता है कि अपने जीवन के आखिरी सालों में हर्ष का झुकाव युद्ध से हटकर पूरी तरह से धर्म और अध्यात्म की ओर हो गया था। उन्होंने चीन के तांग सम्राट के साथ भी दूतों का आदान प्रदान किया और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए। कश्मीर के राजा पर दबाव डालकर भगवान बुद्ध का दांत अवशेष प्राप्त करना भी इसी धार्मिक कूटनीति का ही एक हिस्सा था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतने संघर्षों के बाद खड़ा किया गया ये विशाल साम्राज्य हर्ष के अंतिम दिनों में किस दिशा में जा रहा था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और आंतरिक रूप से सांस्कृतिक वैभव के बावजूद इस साम्राज्य की बुनियाद में एक बहुत बड़ी खामी रह गई थी। जब लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हुआ तो उनके पीछे इस विशाल साम्राज्य को संभालने वाला कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। और किसी भी राजशाही में उत्तराधिकारी के अभाव का सीधा मतलब होता है अराजकता। बिल्कुल। वो साम्राज्य जिसे हर्ष ने अपनी जीवन भर की तपस्या और तलवार के जोर से एक किया था, उनके जाते ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उत्तर भारत फिर से उसी राजनीतिक अंधकार में डूब गया जहां से हर्ष ने उसे निकाला था। और इस शून्यता ने एक ऐसे महासंग्राम को जन्म दिया जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत का इतिहास तय किया। हर्ष के शासन ने कन्नौज को एक ऐसा प्रतीकात्मक मूल्य दे दिया था कि अब जो भी कन्नौज पर राज करता वही पूरे उत्तर भारत का सम्राट माना जाता। इसी कन्नौज को पाने के लिए अगले 150 सालों तक 3 बड़ी महाशक्तियों के बीच एक खूनी संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसमें पूर्वी भारत से पाल वंश, दक्षिण से राष्ट्रकूट और पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार शामिल थे। लगभग 1.5 सदी तक चलने वाली इस रस्साकशी का अंत कैसे हुआ? अंततः इस लंबे और थका देने वाले संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने बाजी मारी और कन्नौज को स्थायी रूप से अपनी राजधानी बनाया।
लेकिन इस 1.5 सदी के निरंतर युद्ध ने इन तीनों महाशक्तियों को भीतर ही भीतर इतना खोखला कर दिया था कि वे भविष्य के विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं रह पाए। अगर हम पूरे घटनाक्रम का सार निकालें तो ये किसी महाकाव्य से कम नहीं लगता। बिल्कुल। गुप्तों के पतन से उपजी शून्यता, सामंतवाद का उदय, हूणों का वो वहशियाना आक्रमण और उन सब के बीच थानेश्वर से एक युवा राजा का उठना। व्यक्तिगत त्रासदियों को पार करते हुए हर्ष ने उत्तर भारत को न केवल राजनीतिक तौर पर एक किया, बल्कि उसे एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग भी दिया। लेकिन एक मजबूत उत्तराधिकार के बिना वो सब कुछ रेत के महल की तरह बिखर गया। सही कहा। इस पूरी गाथा को समेटते हुए दस्तावेजों से परे एक बहुत ही ज्वलंत सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमने देखा कि हर्ष अपनी महामोक्ष परिषद में हर 5 साल में अपना पूरा राजकोष खाली कर देते थे। सोचने वाली बात यह है कि क्या उनकी इसी अत्यधिक उदारता ने राज्य के आर्थिक संसाधनों को इस कदर सुखा दिया था कि सैन्य ढांचा अंदर से कमजोर हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यही वजह थी कि उनकी आंख मूंदते ही साम्राज्य बाहरी ताकतों और आंतरिक सामंतों के दबाव को झेल नहीं सका और तुरंत भरभराकर गिर पड़ा? एक शासक के लिए व्यक्तिगत धर्म और राज्य की आर्थिक सुरक्षा के बीच की लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए, ये इतिहास का एक अनुत्तरित प्रश्न है। ये वाकई विचार करने योग्य एक बहुत गहरा बिंदु है कि सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति की प्राथमिकताएं कैसे पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करती हैं। खैर, अगर इतिहास की गहराइयों में गोता लगाने वाली ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे और रोचक पन्नों को आगे भी पलटते रहेंगे।